नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज डॉक्टर्स डे है। डॉक्टर जो कि सेवा भाव से इस कोरोना काल में लगातार डटे हुए हैं और लोगों की जो सुविधा है स्वास्थ्य के लिहाज से उसमें और कितनी कोशिशें की जा सकती हैं, इसको लेकर सरकार भी अपना प्रयास कर रही है। हमारे साथ इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनिल विज जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद। विज साहब, डॉक्टर्स डे है और हम आज डॉक्टर्स डे स्पेशल कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर हमारे साथ आज भी जुड़े और आप भी लगातार डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। और कोरोना काल जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण वाला था, लेकिन आप थे और ये सरकार थी कि सबसे पहले इस प्रदेश में इसे पेंडेमिक घोषित किया गया और उसके बाद आगे कैसे सुविधाएं बढ़े इस पर प्रयास जारी रहे। कैसा रहा अनुभव और डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों के लिए सबसे पहले आप क्या कहेंगे? कि आज डॉक्टर्स डे है और ये हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार के डॉक्टर्स डे का विशेष महत्व है जी, क्योंकि इस वर्ष मानव जाति पर एक सूक्ष्म, अदृश्य, अनजान दुश्मन ने हमला किया है और संपूर्ण मानव जाति को उससे खतरा पैदा हुआ। उस युद्ध को लड़ने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर डॉक्टरों ने लोगों को बचाने की कोशिश की है। जी, इतना खतरनाक ये दुश्मन है कि जिसको होता है उसके पास से भी कोई निकलना नहीं चाहता। बिल्कुल। मुझे याद है मेरे शहर में जब सबसे पहला कोरोना का केस डिटेक्ट हुआ था, कंटेनमेंट जोन बनाई गई थी, लोगों ने आसपास की सड़कों से भी निकलना बंद कर दिया था। बिल्कुल। इतना घातक और इतना खतरनाक, और ऐसे घातक और खतरनाक दुश्मन के विरुद्ध युद्ध करने के लिए डॉक्टर्स अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर उन्होंने मरीजों का उपचार किया। दिन रात वो वार्डों में घूमे हैं, मरीजों के पास गए हैं, उनका इलाज किया है। हालांकि इसमें बहुत सारे डॉक्टरों को भी अपनी जिंदगी को खोना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की। तो आज का तो दिन है कि सारी मानव जाति को खड़े होकर डॉक्टरों को नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका आभार प्रकट करना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। विज साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस बार जो डॉक्टर्स डे है और आज की जो तारीख है, तो ये कुछ अलग सा महसूस करा रहा है और इस वजह से क्योंकि इतना खतरनाक वायरस आया। जब ये वायरस दुनिया में फैलता रहा और भारत में भी प्रवेश कर गया, किसी को भी नहीं पता था, इवन डॉक्टरों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इसका किस तरीके से उपचार करें। किस तरीके की चुनौतियां उन डॉक्टरों के लिए थी? चूंकि आप महकमा देखते हैं तो तमाम लोगों से आप लोगों ने बातचीत की होगी, पूछा होगा कि भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कितनी चुनौती उन डॉक्टरों के लिए थी और कैसे वो लोग, जब एक आम आदमी अपने ही परिवार के किसी सदस्य को कोरोना हो जाए तो उसके पास नहीं जा सकता था, तो ये डॉक्टर्स कैसे उन मरीजों के बीच में रह रहे थे और कैसे सरकार इन चीजों को मॉनिटर कर रही थी? देखिए, इसके बारे में बहुत कम ज्ञान था। बिल्कुल। जब पहली वेव आई तो मालूम ही नहीं था कि कौन सी मेडिसिन इस पे काम करेगी, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या साधन चाहिए, इसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। और जी
डॉक्टर्स ने इन सब चुनौतियों को देखते हुए निर्भीक होकर इसमें काम किया और लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बचाया भी है। हालांकि इसकी अभी कोई रिसर्च नहीं है, अभी इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं है, ज़्यादा अध्ययन नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। एक बीमारी होती है कि मलेरिया हो गया तो भाई ये दवाई खा लो, टाइफाइड हो गया ये दवाई खा लो। इसके बारे में तो अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। उसके बावजूद डॉक्टर्स ने अपनी विजडम के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर उन्होंने मरीजों को इलाज किया और मरीजों को ठीक किया। और आज आवश्यकता है कि हम अपने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करें। दुर्भाग्य है कि आज़ादी के पहले 50 साल तक हेल्थ सेक्टर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल। लेकिन आज इस महामारी से सबको सीख लेनी चाहिए, सब सरकारों को सीख लेनी चाहिए कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाए, इसमें सभी संसाधन मुहैया कराए जाए। अगर आप इस लहर में भी देखो तो आपने देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस था, रातों रात ये बढ़ा, रातों रात ये, जैसे हमारे हरियाणा में ही ये दिल्ली के पेशेंट्स 15,000 के करीब पहुंच के और एकदम इसने लंग्स पर असर किया, एकदम ऑक्सीजन की ज़रूरत हुई। बिल्कुल। सब तरफ भगदड़ मची कि ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। लेकिन आज समय है कि आज हम अपने आप को, सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, हरियाणा में मैंने किया है, मैंने सारे सरकारी अस्पतालों को कहा है कि वो अपनी आवश्यकता के मुताबिक वो जो पीएसए प्लांट्स लगाएं। और प्राइवेट अस्पतालों को भी मैंने कहा है कि 50 बेड से ऊपर के जितने अस्पताल हैं वो 6 महीने के अंदर अंदर अपनी ऑक्सीजन जो है प्लांट्स लगाएं, ताकि ऑक्सीजन के लिए आगे से ईश्वर ना करे कि ऐसा समय दोबारा आए, उनको भागना ना पड़े। इस बार भी जो कठिनाई हुई, बाई एयर ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आने पड़े, ट्रेनें चलानी पड़ी, ऐसा ना करना पड़े। हमें अपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा विशा आपने कि जो स्वास्थ्य का सेक्टर है उस पे वाकई काम करने की जरूरत है। और आपकी ये ईमानदार छवि और बेबाक बोलने वाली जो अंदाज है आपका, जो है आपने स्वीकार किया कि आजादी के इतने सालों के बाद स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें तो हम बहुत पीछे हैं। और आपने बहुत खुले मन से कहा कि सभी सरकारों को, आपके दल की सरकार हो, किसी और दल की सरकार हो, केंद्र में हो या प्रदेश में हो, उसको इस पर काम करना चाहिए। लेकिन विद साहब, चुनौती एक और है, क्योंकि मैं कई और सवाल पर आऊं उससे पहले, जो कि डॉक्टरों पर हम जिक्र कर रहे हैं। डॉक्टरों के पास सुविधाओं को लेकर, खासतौर से सरकारी अस्पतालों में बहुत कुछ कमियां थी, बहुत दिक्कतें थी, अभी भी बर्डन बहुत है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर भी जो कोशिशें जारी हैं उसमें बर्डन है। तो इसमें किस तरीके का कम से कम आपके रहते इजाफा हम देख पा रहे हैं, या भविष्य की आपकी जो प्लानिंग है डॉक्टरों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए? देखिए, मुझे बाकी प्रांतों का मालूम नहीं, लेकिन अपने प्रांत में मैंने किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। शुरू में मास्क थे, हमने वो मुहैया कराए, पीपी किट्स थी, हमने वो मुहैया कराई। और हर मेडिसिन कई प्रकार के प्रोटोकॉल चेंज हुए। कभी HCQ की बात की गई, हमने वो मुहैया कराई। बिल्कुल। रेमडेसिविर की बात की गई, हमने वो मुहैया कराई। आइवरमेक्टिन की बात की गई, हमने वो मुहैया कराई। हमने अपने हरियाणा में प्राइवेट अस्पताल में शायद कोई मेडिसिन ना मिलती हो, लेकिन हरियाणा के सरकारी अस्पताल में हर मेडिसिन मैंने मुहैया कराई, ताकि डॉक्टर्स अपने सुगमता के साथ मरीजों का इलाज कर सकें। विद साहब,
जैसा आपने कहा कि कुछ कोशिशें कोरोना काल जब आया शुरू हुआ तो उसके बाद करनी पड़ी, वो उस वक्त की जरूरत थी। एक और जरूरत है, जैसा आप कह रहे हैं कि सुविधाओं में इजाफा हरियाणा में तो डॉक्टरों के लिए किया ही गया है, अस्पतालों में किया ही गया है, साथ में अब नई चुनौतियों की तैयारी भी करनी है। डेल्टा प्लस को लेकर आप लोगों की बैठक भी हुई मुख्यमंत्री के साथ, क्या रणनीति बनी है, क्या तैयारी की है, और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उस क्षेत्र के अलग अलग रिसर्चर हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के साथ किस तैयारी के चर्चा आप लोग कर रहे हैं या क्या प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, हमने अभी हमारी बैठक हुई है, उच्च स्तरीय बैठक हुई है, और हमने अपने संसाधनों का आंकलन किया है। हम पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर कोई भी इस प्रकार की वेव आती है जहाँ डेल्टा प्लस आता है तो उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी तक हमारे हरियाणा में केवल एक केस आया है, फरीदाबाद में आया है जी। और जैसे ही वो डिटेक्ट हुआ मैंने आदेश दिए कि इसकी 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जाए। 100% कि किसी से भी ये व्यक्ति अगर मिला है, किसी के साथ भी अगर इसका संपर्क रहा है तो हमने वो करवाई। अब इसमें एक दिक्कत आ रही है, जो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि इसको टेस्ट करने के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आज केवल दिल्ली पर हमें निर्भर करना पड़ता है, दिल्ली की लैब पर निर्भर करना पड़ता है। उसके लिए भी मैंने पीजीआई रोहतक में अपनी लैब लगाने के आदेश जारी कर दिए और वो प्रोसेस में है, वो सिलसिला जारी है कि हम अपनी लैब लगा सकें। अगर हमारे पास लैब ही नहीं होगी, हम टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें नहीं पता लगेगा कि ये अल्फा है, डेल्टा है या डेल्टा प्लस है। तो लैब का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले भी मैंने जिस प्रकार से जब पहले कोरोना आया, सारे हिंदुस्तान में कोरोना को टेस्ट करने की एक लैब थी, केवल पूना में, और कहीं लैब नहीं थी, और हरियाणा में भी कोई लैब नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास 18 जिलों में लैब है, आज हमारे पास 40 लैब्स हैं। जैसे ही इसको हमने देखा, हमने कहा कि हर जिले में इसकी लैब स्थापित की जाए। उसी प्रकार से अब डेल्टा प्लस आया है तो सबसे पहले हमने कहा कि इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इसकी जो लैब है हमें दिल्ली पर निर्भर ना करना पड़े, क्योंकि दिल्ली में बहुत लोड है, सारे पता नहीं किस किस प्रदेश का लोड वहाँ पर आ रहा है और कई महीने तक वहां से रिजल्ट नहीं आ पाते। चलिए, ये आपने बड़ी जानकारी दी और हमारे दर्शकों के लिए देखिए बड़ी जानकारी है विद साहब कि आप क्या कह रहे हैं कि सीरोम टेस्टिंग के लिए हरियाणा में हर जिले में व्यवस्था करने की और लैब स्थापित करने की आप लोगों ने कोशिश शुरू कर दी है। जल्दी जमीन पर काम करना भी शुरू कर देंगी लैब्स। लेकिन जो आज मीटिंग हुई विद साहब, उसमें किस चीज पर फोकस किया गया, मंथन क्या हुआ, जो असल में जो एक्वेट पॉइंट था वो क्या था? नहीं, पूरी तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने अपने संसाधनों को देखा और हमारे सारे लोग संतुष्ट थे कि अगर कोई वेव आती है तो हम उससे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कमी है, उसको पूरा करने की बात की है और मैन पावर भी जहाँ जहाँ पर कमी है उसको भी भरने की हमने तैयारी शुरू की है, उसका हमने फैसला किया। एक आखिरी सवाल विद साहब, चूंकि आपने दिल्ली का जिक्र किया था, हमने दिल्ली की सरकार को भी देखा फर्स्ट वेव में भी और सेकंड वेव में भी। जब केंद्र ने दखल दिया तभी स्थिति सुधर पाई, वरना वो हमेशा से कहते रहे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर जो करने चाह रहे हैं वो कोई करने नहीं दे रहा। और उस दिल्ली की सरकार की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से जो दिल्ली ने भुगता या झेला वो तो था ही, हरियाणा भी उससे अछूता नहीं था। हरियाणा के भी कुछ जिले उससे प्रभावित हुए, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में भी। थर्ड वेव में भी ये चुनौती है। नहीं, आप दोबारा बोलिए, सुन नहीं रहा कुछ। विद साहब, मेरा सवाल यह था कि जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है और उनकी जो कोशिशें थी उसका नतीजा हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव दोनों में देखा और हरियाणा पर भी उसका प्रभाव देखा। कुछ जिले खासतौर से प्रभावित रहे जो कि उससे सटे हुए हैं। थर्ड वेव के लिए भी ये चिंता है
तो उसकी भी प्लानिंग आप लोग को करनी है, क्योंकि दिल्ली में अगर फिर से उस तरीके की स्थिति बनती है तो वहां पर तो वो केंद्र पर आरोप लगाएंगे या बात कहेंगे कि केंद्र मदद नहीं कर रहा। हरियाणा को खुद से करना है, हरियाणा के लोगों के लिए करना है। देखिए, इस बार भी दिल्ली का बहुत सारा पेशेंट हमारे प्रदेश में आया, जिनको दिल्ली में जगह नहीं मिली, बेड नहीं मिला, वो पहले आसपास के जिलों में आए, फिर वो लगभग सारे हरियाणा में फैले। मैंने इसका सर्वे भी करवाया था कि कितने दिल्ली के पेशेंट्स बाहर से आए हुए हैं। लगभग 30% पेशेंट्स जो थे वो दिल्ली से आए हुए थे, लेकिन हमने सबका इलाज किया। हम इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। मरीज मरीज है, वो कहीं से भी आ गया, कोई भी है, हमें कोई भी कोशिश करनी पड़ी, हमने सबका इलाज किया। और मैं कहता हूँ, और मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इस मामले में हमें आपस में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक पार्टी या एक प्रदेश पर हमला नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये हमला जो हुआ है वो मानव जाति पर हुआ है। हमें अपने सारे मतभेद बुलाकर इस दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में लोगों का सहयोग के बिना हम इसको जीत नहीं सकते। इसमें लोगों का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए कि सब लोग इसमें जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसकी वो पालना करें, नंबर 1। और नंबर 2, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करें। आज की तारीख तक हरियाणा में हम 87 लाख लोगों को टीका लगा चुके हैं, वैक्सीनेशन कर चुके हैं। लोगों को बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए। इसका एक ही कवच है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की जाए। उसके लिए लोगों को भी अपने प्रयासों से हम कोशिश कर रहे हैं, हम वैक्सीन अरेंज कर रहे हैं, हम जगह जगह पर कैंप लगाते हैं। उसमें लोगों को भी आगे बढ़कर निर्भीक होकर किसी की बयानबाजी में ना आकर कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई, उन भ्रांतियों में ना आकर आगे वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। और यही इसका कवच है, यही इस लड़ाई की जीत है। बिल्कुल सही कहा आपने। विज साहब, एक और सवाल यहां पर, कुछ अस्पतालों को लेकर शिकायत आई थी, हालांकि उन्होंने बाद में सफाई भी दी कि अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम उस पर काम कर रहे हैं और हम पैसा वापस भी करेंगे। बाकायदा शासन से निर्देश भी गया है, आप लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं, आप भी निर्देशित कर रहे हैं। ऐसे कुछ ही अस्पताल हैं, डॉक्टर्स जो कि सेवा भाव से काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने इसको पेशा बना लिया। उसके लिए सख्ती और बढ़ेगी आपकी? नहीं, बिल्कुल। हमने हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की अगुवाई में कमेटियां बना दी, उसमें दूसरे अधिकारी भी रखे हैं, सीए भी रखा है कि अगर कहीं पर भी ओवर चार्जिंग की शिकायत आए तो उसकी सख्ती से जांच की जाए। हर जिले में हमने स्थापित की। हमने कोरोना शुरू होने से पहले ही हमने रेट तय कर दिए थे कि NABH हॉस्पिटल का क्या रेट होगा, नॉर्मल हॉस्पिटल का क्या रेट होगा, ऑक्सीजन बेड का क्या रेट होगा, वेंटिलेटर बेड का क्या रेट होगा, और ये सारा हमने शुरू में ही तय कर दिया था। लेकिन ये सच है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि लोगों ने इस बीमारी में फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। लेकिन अगर कोई भी हमारे पास जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, कुछ आई हैं और हमने कार्रवाई भी की है, मैं यहाँ पर उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमने कार्रवाई भी की है। वो लोग आए, हम उनके खिलाफ। चलिए, यानी विज साहब की सख्ती आगे भी बरकरार रहेगी, मैं यही जानना चाह रहा था। विज साहब, आपने कहा कि सबका सहयोग चाहिए। मीडिया कर्मी होने के नाते, चैनल होने के नाते, ग्रुप होने के नाते हमारा भी धर्म है और हमारे चैनल ने किया भी। ITV ग्रुप, इंडिया न्यूज हरियाणा और हमारा ITV जो पूरा परिवार है,
हमने भी तमाम डॉक्टरों से लोगों का सीधा संवाद कराया ताकि जागरूकता फैले। वैक्सीन को लेकर जो अगर कोई भ्रम है, कोई गुमराह कर रहा है, तो वो भी दूर हो। इस प्रयास के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है और आपने किया। मैं सभी जो संस्थाएं हैं या सभी और लोग हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा कि इसके बारे में वो अभियान चलाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को इसकी भ्रांतियां दूर करने में लगे। कुछ लोगों में अभी भी हैं भ्रांतियां, क्योंकि शुरू में काफ़ी दुष्प्रचार हो गया और लोगों पर उस बात का असर हो गया। तो आपने बहुत अच्छा अपने चैनल के माध्यम से मैं देखता भी रहता हूं कि आप इसके बारे में जागृत करते हैं और आप भिन्न प्रकार के डॉक्टरों को लाकर उनकी चर्चा भी कराते हैं, क्योंकि इसमें कोविड में भी और पोस्ट कोविड में भी जो बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, उसमें लोगों के ज्ञानवर्धन की आवश्यकता है। साइंटिफिक तरीके से उनको बताने की आवश्यकता है और आप ये प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया अनिल विज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर आज का दिन जो कि डॉक्टर्स डे अगर है तो उसको अलग मांगते हैं। उनका कहना है कि हर साल ये दिन आता है, लेकिन कोरोना काल के बाद जब ये दिन आया तो इसका महत्व और समझ में आता है। डॉक्टरों के लिए, डॉक्टरों की कोशिश के लिए उन्होंने उनको शुभकामना दी और सबसे अपील की है कि आप उनके लिए कम से कम अभिनंदन जरूर करें, क्योंकि तमाम डॉक्टर जो कि कोरोना काल में अभी भी लोगों की सेवा कर रहे, अपने घर परिवार से बहुत दूर, बहुत लंबे समय तक के लिए उनसे दूरी बनानी पड़ी और बहुत सारे डॉक्टरों ने अपना जीवन भी खोया। तो उनकी महत्वता भी है, लेकिन साथ में उन्होंने संदेश भी दिया कि जो अस्पताल अगर गड़बड़ी कहीं करते हैं तो वहां सख्ती भी लगातार रहेगी। नमस्कार।